गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द कश्मीर फाइल्स मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये बहुत ही अच्छी मूवी है। ये मूवी कोई कहानी नहीं, ये पूरी तरीके से सच्ची घटना है जो कश्मीर में हो चुकी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं 19 जनवरी 1990 के कश्मीर को, जहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है शिव और दूसरे का अब्दुल। और वहाँ पर रेडियो में सचिन की बात चल रही थी, जो अपने क्रिकेट के मैच में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर क्रिकेट खेलते वक्त शिव ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, तो वो सचिन का नाम खुशी से चिल्ला करके बोलने लगता है। और यहाँ पर एक हिंदू क्रिकेटर का नाम सुनने के बाद वहाँ पर कुछ लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं। और अब यहाँ पर उसका दोस्त अब्दुल आता है और जैसे तैसे वो उसे बचा लेता है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है 1990 का। यहाँ पर सब कहते हैं कि 1990 का वक्त वो था जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से रहने का हक छीना जा रहा था और इस पूरे आतंक को लीड करता था फारूक अहमद धर। इसे सब लोग बीटा कराटे के नाम से भी जानते थे और वो वहाँ पर सभी को इकट्ठा करके अपनी बकवास बातें सुना रहा था कि अगर ये वतन हमारा है तो इस पे हुकूमत भी हमारी होगी। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपनी बीमार बच्ची को डॉक्टर के पास ले जा रही थी। तभी वहाँ पर उन्हें कुछ पुलिस वाले मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आगे मत जाओ, वहाँ पर खतरा है। तभी वहाँ पर सामने से एक टेररिस्ट उस पुलिस वाले को मार देता है और तभी वहाँ पर वो टेररिस्ट उस औरत से कहता है, मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने छोटे भाई से कराऊंगा। जिस वजह से वो लेडी उसके मुंह पर जोर से थूक देती है और वो आदमी गुस्से में आकर उसे शूट कर देता है, जिस वजह से उसकी बेटी काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ पर वो जोर जोर से रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम एक पंडित को देख पाते हैं जिसका नाम पुष्कर था और वो अपने पोते शिव को ढूंढ रहा था क्योंकि बहुत देर हो गई थी और शिव अपने घर अभी तक नहीं लौटा था। फिर शिव उसे मिल जाता है और वो पंडित शिव और अब्दुल को साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी पीछे से एक आर्मी की जीप आती है और वो उनसे कहते हैं कि हमारे साथ चलो क्योंकि यहाँ का माहौल गर्म है। और वो जीप उन लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर अफसोस वो जीप आधे रास्ते में ही फट जाती है। दूसरी तरफ हम पुष्कर के घर को देखते हैं जहाँ बेटा कराटे अपने आदमी दोस्तों के साथ पुष्कर के घर में घुस आए थे और वो शिव के पिताजी को ढूंढ रहे थे, जिस वजह से शिव के पिताजी एक ड्रम में छुप जाते हैं। लेकिन तभी बेटा कराटे को उसके वहाँ छुपे होने की खबर मिल जाती है और वो उसी ड्रम को गोलियों से भून देता है। वहाँ बैठी हुई शिव की माँ, जिनका नाम श्रद्धा था, वो ये सब अपनी आंखों से देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी वहाँ पर पुष्कर भी आ जाता है, जिस पर बेटा कराटे श्रद्धा को उसके पति के खून से रंगे हुए चावल को खाने के लिए फोर्स करता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने ये खा लिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जिंदा छोड़ दूंगा। और इसी के साथ कहानी आ जाती है प्रेजेंट डे पर, जहाँ हम एक ब्रह्मदत्त आदमी को देखते हैं जो कि अभी भी कश्मीर में रह रहे थे और यहाँ पर उसको मिलने पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा पंडित वहाँ पर आता है, जो कि अब दिल्ली में रह रहा था। लेकिन वो अपने साथ अपने दादाजी यानी कि वो उनकी अस्थियों को लाया था क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी थी। कृष्णा की वहाँ पर आने के बाद कुछ और लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि पुष्कर के भी पहले दोस्त हुआ करते थे और उनके दोस्तों में से थे एक महेश जो कि एक डॉक्टर, हरीश जो एक डीजीपी थे और एक दोस्त जो कि एक जर्नलिस्ट था। लेकिन कृष्णा को अपने मॉम डैड की डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आखिर उनकी डेथ कैसे हुई थी और उसे ऐसा लगता था कि उसकी मॉम डैड की डेथ ऐसे ही एक एक्सीडेंट में हो गई। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है दिल्ली के जेएनयू यूनिवर्सिटी में, जहाँ कृष्णा ऑडिटोरियम में बैठा हुआ प्रोफेसर राधिका के लेक्चर सुन रहा होता है। राधिका यहाँ बैठे हुए बहुत सारे स्टूडेंट को भड़का रही होती है कि उन्हें कश्मीर को आजादी दिलानी है और कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है। और ये उसी टाइम की बात है जब आर्टिकल 317 को कश्मीर से हटाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे और इंक्लूडिंग प्रोफेसर राधिका। और राधिका को यहाँ पर ऐसा लगता है कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए था और वो वहाँ पर ये भी बताती है कि 1990 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और ना ही किसी पंडित को मारा गया था। और उसकी बातें सुनते सुनते कृष्णा को भी सच लगने लगता है, जिसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा होता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए राधिका कृष्णा को मैनिपुलेट करते हुए अपने तरफ करते हुए जा रही थी। और फिर से सीन पास्ट की तरफ शिफ्ट होती है और हमें 1889 की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पुष्कर ब्रह्मदत्ता से मिलने जाता है क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर था। वो उससे कहता है कि कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की काफी ज्यादा जरूरत है और खास
खास करके मेरे बेटे को, क्योंकि उसके बेटे को बेटा कराटे ने इंडियन पुलिस के मुखबिर करार दिया है, यानी कि हिंदुस्तानी जासूस। ये सब सुनने के बाद ब्रह्मदत्ता कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर ब्रह्मदत्ता और पुष्कर रास्ते में जा रहे होते हैं, तो पुष्कर वहाँ पर उतरकर सब्जी लेने लग जाता है। तो वो सब्जी वाला पुष्कर को पैसे रिटर्न करते वक्त उसे पाकिस्तानी करेंसी दे देता है, जिस पर पुष्कर को वो बात अच्छी नहीं लगती। तो वो सब्जी वाला उन्हें कहता है कि जिस कंट्री में रहोगे तुम्हें उसी की करेंसी मिलेगी ना। ये सब देखकर ब्रह्मा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे जेल में बंद करवा देता है। जिसके बाद ब्रह्मा वहाँ की सीएम से पंडितों की सेफ्टी के बारे में बात करने चाहता है, जिस पर सीएम उस पर ही दोषी करार देते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ के आईएएस हो तो शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। तो वो उनकी बातों को इग्नोर कर आगे बढ़ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि सीएम बीटा कराटे से कुछ बात कर रहे थे। इसके बाद आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि बीटा कराटा सीएम से मिला हुआ है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट के डे में, जहाँ पर ब्रह्मा की वाइफ कृष्णा को उसके मॉम डैड की फोटोग्राफ्स दिखा रही थी, क्योंकि कृष्णा ने उन्हें आज तक नहीं देखा था, क्योंकि जब वो लोग कश्मीर से भागे थे तो उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो लोग अपने साथ कुछ सामान ले जा सके। और अब यहाँ पर ब्रह्मा जीनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है तो कृष्णा उन्हें बोलता है कोई भी जीनोसाइड नहीं हुआ था, ये सब बस एक अफवाह है। और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं थे, बल्कि सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर निकले थे और उन्हें मारने वाले आर्मी के ही लोग थे। और वो जो कश्मीर के लोग टेररिस्ट बन रहे हैं और उनकी जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। अगर आप उन लोगों के बच्चों को जीप से बांधकर घसीटोगे और एक की वजह से सभी लोगों को टेररिस्ट बोलोगे तो जाहिर सी बात है वो लोग टेररिस्ट ही बन जाएंगे। ब्रह्मा को कृष्ण की ये सब बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो कृष्ण को फ्लैशबैक की कुछ बातें बताते हैं और स्टोरी फिर एक बार उसी रात में पहुंच जाती है जब बीटा कराटे श्रद्धा को उसके पति के खून से लिपटे हुए चावल को खाने को बोल रहे थे। श्रद्धा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो उस चावल को खा लेती है। जिसके बाद वो टेररिस्ट उन लोगों को उसी हाल में छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद पुष्कर ब्रह्मा को कॉल करके बोलते हैं उन टेररिस्ट ने मेरे बेटे को उन लोगों ने गोली से शूट करके मार दिया। और वो एक और बात उनसे कहता है कि पूरे इंडिया में जब ऐसा होगा तो तुम भी याद रखना कि तुम भी उन्हीं लोगों में एक होंगे जिनकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। फिर पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ एक ट्रक में बैठकर वहाँ से बहुत दूर जगह चला जाता है और फिर वो लोग कश्मीर से थोड़े ही दूर एक छोटे से टेंट रह रहे होते हैं। वहाँ पर उनके जैसे बहुत सारे लोग थे जिनको इंडियन आर्मी ने टेररिस्ट से बचाकर लाया था। और फिर जब वो लोग अपना घर, अपना शहर, अपने पैसे सब कुछ छोड़कर भागे थे तो उन लोगों के पास ना ही कुछ खाने को और ना ही पीने को कुछ पानी, तो थोड़ा बहुत खाना आर्मी के लोग उन लोगों को दे देते थे। उन लोग एक वक्त में आधा पेट खाना खाया करते थे। अब वो लोग बस इसी आस में जी रहे थे कि एक दिन हम लोग अपने घर वापस जरूर जाएंगे। कुछ दिन उसी टेंट में बिताने के बाद पुष्कर की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी और फिर उन सभी से मिलने आईएएस ब्रह्मा वहाँ पर आते हैं, जो कि अब एक आईएएस ऑफिसर से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर एडवाइजर बन गए थे। और यहाँ पर उनके साथ साथ होम मिनिस्टर भी आते हैं। तो इसके बाद वहाँ मौजूद जो कश्मीर से भागकर यहाँ पर आए थे वो लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं। तभी वहाँ पर पुष्कर एक बड़ी सी पोस्टर को अपने साथ लेकर आता है और आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करता है। यहाँ पर ब्रह्मा पुष्कर को देखकर काफी ज्यादा बुरा फील करते हैं, क्योंकि उसकी आंखें काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो चुका था, जिस वजह से वो ब्रह्मा को पहचान भी नहीं पाता। जिसके बाद ब्रह्मा पुष्पा के परिवार से भी मिलता है और वो उन्हें कहता है कि मैं आप लोगों को पास में ही एक घर दिला सकता हूँ और एक जॉब भी दिला सकता है। जिसके बाद श्रद्धा ब्रह्मा की बात पर एग्री हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग उसी घर में रहने लगते हैं, पर यहाँ पर हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। दूसरी तरफ हम बीटा कराटे को देखते हैं, जो खुद एक टेररिस्ट था और फिर भी वो मीडिया तक पहुँच जाता है और वहाँ पर उसका एक इंटरव्यू भी होता है, जिसमें बीटा कराटे कहता है कि मैंने सिर्फ 20 या 25 लोगों को ही मारा है, क्योंकि वो लोग आरएसएस के थे और वो लोग खुद को एक फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। और इन सब चीजों को टीवी पर देखकर पुष्कर को बहुत बुरा लगता है और वो उन लोगों से कहता है कि ये तो मीडिया तक पहुंच गया और ये कुछ दिनों बाद पीएम तक भी पहुंच जाएगा। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ पीएम तक पहुँचने की। फिर धीरे धीरे पुष्कर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। मरने से पहले वो कृष्णा से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसके अस्थियों को उसके घर वाले कश्मीर में ही फैलाया जाए और यही उसकी आखिरी रिक्वेस्ट
इन्वेस्ट होती है और इसी के साथ स्टोरी फिर से पहुंच जाती है प्रेजेंट के डे में, जहां ब्रह्मा कृष्ण को ये सब बातें बता रहे थे। कृष्ण ये सब सुनकर समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत चीज बता रही थी, और तो और उसने कृष्णा को ये भी बताया कि तुम कश्मीर जाने के बाद बीटा कराटे से जरूर मिलना। फिर नेक्स्ट सीन में पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को पुष्कर के घर में ले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें शिव जी की मंदिर से शिव को हटा दिया था और वहाँ पर वही झंडा लगा दिया था जो 30 साल पहले आतंकवादियों का झंडा हुआ करता था। फिर वो लोग उस झंडे को वहाँ से गिरा देते हैं और फिर कृष्णा अपने दादाजी के अस्थियों को उसी घर में बिखेर देता है। और अब यहाँ पर पुष्कर की आखिरी इच्छा कंप्लीट हो जाती है और उसकी आत्मा को यहाँ पर शांति भी मिल जाती है कि वो अपने घर कश्मीर वापस आ चुका है। वो सब काम निपटाने के बाद कृष्णा अपने एक आदमी के साथ बीटा कराटे के घर जा रहा होता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके भाई शिव के बचपन का दोस्त अब्दुल था। फिर रास्ते में कृष्णा अब्दुल से सारी बातें पूछता है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। अब्दुल उसे सारी बात बताने लगता है और कृष्णा उसकी सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अब्दुल उसे बताता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि शिव तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। और फिर जब तुम्हारा परिवार उस घर को छोड़कर भाग रहा था तो मेरे अबू ने उन लोगों को जाने में बहुत ज्यादा मदद की थी। और हम अब यहाँ पर देखते हैं कि कृष्णा बीटा कराटे के पास पहुँच जाता है और बीटा कराटे भी कृष्णा को यही बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित खुद ही ये जगह छोड़कर जा रहे थे और उन्हें मारने वाले आदमी के लोग ही थे। और बीटा कराटे यहाँ पर खुद को भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे फ्रीडम फाइटर से कंपेयर कर रहा था। ये सब सुनने के बाद कृष्णा को लगता है कि बेटा बिल्कुल सही कह रहा है और इसी बात पर वो जाकर ब्रह्मा से झगड़ा भी कर लेता है और वो उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। और अब बहुत ज्यादा सुनने के बाद ब्रह्मा कृष्णा के सामने 3 फाइल रख देते हैं। जब कृष्णा उस फाइल को पढ़ता है तो उसके वहाँ पर होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसके भाई शिव और उसकी माँ का भी फोटो था और उसे बीटा कराटे ने ही मार दिया था। ये सब जानने के बाद कृष्णा वापस से अपने कॉलेज में जाता है, जहाँ पर वो प्रोफेसर यानी कि राधिका एक गाना गा रही थी जो सभी स्टूडेंट्स को कश्मीर के रिलेटेड गाइड कर रही थी। फिर राधिका कृष्णा को एक स्पीच देने को कहती है, क्योंकि वो इस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था। और अब वो वक्त आ जाता है जब कॉलेज के सारे लोगों को सच मालूम पड़ने वाला था। कृष्णा यहाँ पर कहता है कि बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप, और उन्होंने वहाँ पर काफी हद तक तपस्या की और एक ज्ञान हासिल किया और उन्हीं के नाम पर इस स्टेट का नाम कश्मीर पड़ा। और ऐसे ही करते करते बहुत सारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग कश्मीर गए और वहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारे रिसर्च की और इसी तरह बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को बसाया। और एक दिन वहाँ पर कुछ टेररिस्ट आए जो तो शुरू में वहाँ पर पनाह लेने के लिए आए थे और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें रहने के लिए जगह दे दिया। और धीरे धीरे उन लोगों को पता चला कि कश्मीर कितना ज्यादा खास है और फिर उन्होंने वहाँ पर कश्मीरी पंडितों पर अटैक करना ही स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा और उनसे जबरदस्ती कलमा पढ़वाया, जबकि इस्लामिक बुक पर ये लिखा है कि किसी को भी जबरदस्ती कलमा पढ़वाना या मुसलमान बनाना सख्त मना है। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ पंडितों को ही नहीं मारा, इवन वहाँ पर जो मुस्लिम उन लोगों के खिलाफ थे उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते थे और उन्हें भी वहाँ पर बेरहमी से मार दिया जाता था और उन्हें वहाँ पर इस्लाम का दुश्मन करार दिया जाता था। और इसी तरह उन लोगों ने धीरे धीरे मेजोरिटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर माइनॉरिटी में बदल दिया और बाकी के वहाँ के 5 लाख पंडित भाग गए, जिस वजह से बहुत सारे हिंदू मुसलमानों की दोस्ती टूट गई। आज तो हमारे पास पूरी पावर है कि हम लोग वापस से वहाँ पर जाकर रह सकते हैं और कोई हमें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता। पर कश्मीरी पंडितों को उनकी ही घर से निकाल कर वहाँ से भगा दिया और वो लोग अपने घर जा भी नहीं सकते। उसकी पूरी स्पीच में बहुत सारे लोग उसको रोकने की कोशिश भी की, पर अब कृष्णा जो बोलना चाहता था वो सब लोगों को समझ में आ गया था और इसीलिए वो बिना रुके बोलता गया। कृष्णा यहाँ पर ये भी कहता है कि हमारे नेता लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए, उन्हें बस यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान करने वाले चाहिए, लेकिन कोई भी भूखमरी की बात नहीं करता, कोई किसी कमजोर पे हो रहे जुल्म की बात नहीं करते और हमारे भोले भाले हिंदू मुसलमान भाई आपस में आकर लड़ मर जाते हैं। जिसके बाद कृष्णा रोते हुए अपनी माँ और अपने भाई की कहानी बताता है और जब वो स्पीच दे रहा होता है तब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जिस दिन उसकी माँ और भाई को मारा गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्कर अपनी फैमिली के साथ एक घर में रह रहा होता है और फिर एक दिन बीटा कराटे और उसके लोग यहाँ पर आर्मी कैंप में आ जाते हैं और उस पूरे एरिया पे भी कब्जा कर लेते हैं, जिससे IS ब्रह्मा
अम्मा ने उन लोगों को रहने के लिए दिया था। बेटा वहाँ पर कब्जा करते ही श्रद्धा को मॉलेस्ट करना शुरू कर देता है और फिर एक के बाद एक सभी लोगों को शूट करके मौत के घाट उतार देता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं नहीं जानती कि ये मूवी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। मैंने तो बस इस मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। टेक केयर।